स्वागत है आप सभी का IKPS कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोग जो है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास हम लोग विद्युत द्विध्रुव के अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक को प्राप्त किए थे। कहने का मतलब है कि डेरिवेशन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग जो करने के लिए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और किसके कारण से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत अक्ष स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको सारा कुछ बेहतर समझ में आ रहा होगा, और हम लोग आगे जो है डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि निरक्ष स्थिति या फिर लंब समद्विभाजक रेखा या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या मतलब होता है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन कर चुके थे ना, उसमें हम लोग कहाँ तक हुआ था, क्या हुआ था, सब हो गया था, लिखा है कॉपी में ना? आधा अधूरा लिख के घर चल गए थे। क्या लिखा था बताओ? देखो हम लोग आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 2PR बोल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटा में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। यही आया था ना? अरे आया था कि नहीं? ये आया था। अब इसमें ये हमारा अक्ष स्थिति के लिए व्यंजक था। किसके लिए? ए हेलो, प्लीज डोंट टॉक टू ईच अदर, प्लीज कीप साइलेंट एंड भाई इधर घूम जाओ। हेलो तपन भाई, घूम जाइए। तो ये हम लोग अक्ष स्थिति के लिए व्यंजक किए थे। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हम लोग इस बात को समझे थे कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो। उनके बीच की दूरी क्या हो? बहुत ही कम हो। तो उससे एक सिस्टम बनता है, एक निकाय बनता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, या फिर उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? मतलब बीच की दूरी बहुत ही कम माने थे कि नहीं माने थे? माने थे। मान लेते हैं ना कि जो L का डिस्टेंस है ना वो R का तुलना में बहुत कम है। L का जो डिस्टेंस है वो कम है। L का डिस्टेंस क्या है? कम है। किसकी तुलना में? R का तुलना में। तो कहने का मतलब है केस नंबर 1 में इस चीज को हम लोग कर सकते हैं कि R² इज मोर ग्रेटर देन L²। R² इज मोर ग्रेटर देन क्या? L²। जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस और ये कम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब एकदम इसके अपेक्षा ये एकदम नगण्य है, एकदम नगण्य, दूरी बहुत नगण्य है, ये मान लिए हैं, ये क्या किए हैं? माने हैं कि एकदम दूरी बहुत नगण्य है। तो उस स्थिति में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। मतलब L² को हम लोग हटा सकते हैं। अगर L² को हटा देंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2PR, और अगर हट गया तो R² का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसको पूरी नेग्लेक्ट कर दिए, मतलब हटा दिए। ठीक है? क्यों हटाए? क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है, नगण्य है। किसकी तुलना में? R² की तुलना में। इसके कारण हटा दिए। अगर हटा दिए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और स्क्वायर तो R का पावर में क्या हो जाएगा? 4, एक से एक R कैंसल, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा RQ, 2P बटा RQ। ये हमारा जो है इसका फाइनल हुआ कंप्लीट। ठीक है ना? उसको हम लोग हटा देंगे तो ये फाइनल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ, किसमें लागू होगा? अक्ष स्थिति में ये डेरिवेशन आया था ना, उसके बाद इसी चीज को हम लोग मतलब ये वाला हटाने का काम कर दिया, डिस्टेंस का कम हुआ इसीलिए। तो ये मतलब जब डेरिवेशन तुमको देगा तो तुम यहाँ तक भी दिखा सकता है, यहाँ तक भी दिखा सकता है।
क्वेश्चन तुमको डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन दिया है, उस तरह से तुम फार्मूला अप्लाई करेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। जैसे अभी हम लोग सवाल करेंगे तो पता चलेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इस चीज को लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, निरक्ष स्थिति वाला डेरिवेशन आएंगे। केस नंबर 1 करके केस नंबर जितना भी लिखे थे वहां पे केस नंबर 1 लिखिए। जो भी डेरिवेशन का फार्मूला लिखे थे यहाँ तक लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अरे लिखे थे कि नहीं? चलिए अब केस नंबर 1 लिख के डस दीजिए। केस नंबर 1, केस 1 डस दे दिया। लिखो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर हटाया जा सकता है। घर में जाके इसको प्रैक्टिस किया है, घर में जाके इसको देखा है तो आपको बेहतर समझ में आएगा और फील भी होगा। अगर आप कुछ किए ही नहीं है, अभी जाके घर में जो बंद किए थे वो यहाँ पे आके खोल रहे होंगे, माफी चाहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर हटाया जा सकता है। हाँ क्या? आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर हटाया जा सकता है। आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर हटाया जा सकता है। अतः ये वाला लिख लो, गजब हाल है भाई। नहीं जी, अतः ये वाला लिख लो। ये कहने लिख लीजिए। फाइनल हमारा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग आते हैं निरक्ष स्थिति वाला डेरिवेशन में। हाँ हाँ यहाँ से। हाँ क्या बोले सर? हाँ सर लिखिए। उस दिन कहाँ था जी? सैलून में गया था, हेयर भी कटिंग नहीं कराया। है क्या है? अच्छा चलिए अब हम लोग आते हैं निरक्ष स्थिति में। घर में हमको लगता है कोई नहीं देखा है। आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसका चिन्ह तुम नहीं पहचानता है भाई, तुम साइंस लेके बाजार पढ़े रहा है। मोर ग्रेटर देन आर, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन ऐसे करके। मतलब ज्यादा बड़ा है। हाँ डिजाइन दे दिए हैं। ओहो डिजाइन दिख रहा है। बोलिए। हो गया सर? चलिए अब लिखिए अगला क्वेश्चन। ये वाला लिखिए। नहीं ये वाला डेरिवेशन करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे, 2 क्लास न्यूमेरिकल ही चलेगा। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या लंब समद्विभाजक रेखा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या लंब समद्विभाजक रेखा पर लिखिए ना, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या लंब समद्विभाजक रेखा पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। निरक्ष या लंब समद्विभाजक, पगले क्वेश्चन लिखा हुआ है दिख नहीं रहेगा। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या लंब समद्विभाजक रेखा, निरक्ष स्थिति या लंब समद्विभाजक रेखा पर
विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। इंग्लिश से भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे लिख दीजिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ सर बोलिए ना सर, क्या बोले सर? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति या लंब समद्विभाजक रेखा पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। हाँ सर एकदम जाइए, विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। मतलब फॉर्मेलिटी नहीं बोलता है। हाँ गुड मॉर्निंग, ट्यूशन में ठीक है, सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है, ठीक है, रखते हैं, हो गया। बस खाली गुड मॉर्निंग के लिए फोन आता है जिस तरह, वो तो मैसेज का जमाना है भाई, मैसेज हो जाएगा हैं? क्लोज फ्रेंड नहीं, बाप रे बाप, विराट व्यापार। तुम तो रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए हो गया, इसको मिटाया जाए, मिटाया जाए इसको। चलिए, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काजी कृष्णा बाबू बढ़िया है ना? चलिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक को पढ़ रहे थे। किसका टॉपिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से मतलब विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े, फिर द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़े, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाले। अब हम लोग किसके क्या निकालने के लिए आ रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र। किस स्थिति में? निरक्ष स्थिति में। सबसे पहले हमको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम, उसको बनाने के लिए क्या तरीका है? सिंपल है, दो आवेश लीजिए जिसका परिमाण क्या होगा? समान होगा, परंतु नेचर एक दूसरे से ओपोजिट होगा। नेचर एक दूसरे से ओपोजिट होगा। और डिस्टेंस लीजिए, मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2l है। क्या है? 2l है। तो 2l इसका मध्य बिंदु से अगर डिवाइड करेंगे तो ये l होगा और ये क्या होगा? l होगा। अरे बात समझे कि नहीं होगा? हाँ, हो गया। ये मान लेते हैं पॉइंट A है और ये मान लेते हैं पॉइंट B है। ये हमारा एक सिस्टम बना। किसका सिस्टम बना? विद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ये एक सिस्टम बना। किसका सिस्टम बना? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसका सिस्टम बना? विद्युत द्विध्रुव का। विद्युत द्विध्रुव का। उसका लंब समद्विभाजक रेखा लेना है या फिर निरक्ष स्थिति लेना है। विद्युत द्विध्रुव का कौन सा स्थिति? लंब समद्विभाजक रेखा या निरक्ष स्थिति। निरक्ष स्थिति कहते किसको हैं? इस बात को ध्यान से सुनिए। ये हमारा एक सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। एक ऐसा पॉइंट लीजिए, एक ऐसा पॉइंट लीजिए जिसका मध्य बिंदु से जो कोण बने वो 90 डिग्री बने। एक ऐसा पॉइंट लीजिए जिसका मध्य बिंदु से जो कोण बने वो 90 डिग्री बने। देखिए ये लंबवत है, ठीक है, और ये दोनों तरफ समान भाग में बढ़ रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट P है। ये पॉइंट क्या है? P है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है। क्या है डिस्टेंस? R है। तो इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? P बिंदु पर। क्या हुआ है? इस P बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये हमारा ओवरऑल था कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम बना, विद्युत द्विध्रुव का सिस्टम बना, जिससे R दूरी पर एक पॉइंट P है जो निरक्ष स्थिति में स्थित है। कौन सा स्थिति में? निरक्ष स्थिति में। यह हमारा बिंदु P है जो निरक्ष स्थिति में स्थित है। इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये निकालना है। क्या निकालना है? कि कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस चीज को हमको क्या करना है? डिराइव करना है। ध्यान से देखिए, चक्कर पकड़ मत कीजिए ज्यादा।
ये हमारा पॉइंट P है, माइनस Q आवेश के कारण जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको AP का डिस्टेंस चाहिए, A से P तक का डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं जी, बोलिए ना, हाँ या ना? चाहिए। किसका डिस्टेंस चाहिए? A से P तक का डिस्टेंस। A से P तक का क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। क्या आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है रे बूढ़ा, अभी दिख रहा है। तो ये हमारा L है और ये R है, ये आधार है, ये लंब है, तो ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AP का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, समझे कि नहीं? P से O तक का डिस्टेंस क्या है? R, तो R का स्क्वायर प्लस A से O तक का डिस्टेंस क्या है? L का स्क्वायर बराबर AP का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस, तो AP का डिस्टेंस आ गया, AP का डिस्टेंस आ गया, कितना आया? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? AP का डिस्टेंस आया, उस तरह से BP का भी तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, BP का भी तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अरे बोलिए, निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या AP और BP आपस में इक्वल नहीं है? AP और BP आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यही लंब है और यही आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो BP का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? BP का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमारा BP का वैल्यू आ गया, क्या आया? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP और BP का वैल्यू आया। कैसे आया, ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बताइए बस। कहो रफीक भाई, समझ में आया ना? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद समझना जरूरी है, और नहीं तो बाउंस जाएगा। बाउंस नहीं जाएगा, रटना पड़ेगा। देखिए प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस धन आवेश से दूर जाता है, धन आवेश से क्या होगा? दूर जाएगा। मतलब इसका रेखा जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी ऐसे होगा, धन आवेश से दूर ऐसे जाएगा। जाएगा कि नहीं? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा जी? और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर आएगा, मतलब इधर ही आएगा। आएगा कि नहीं? ध्यान से देखो, अगर दो सदिश है ऐसे और दूसरा सदिश है ऐसे, तो उसका परिणामी बीच से निकलता है, निकलता है कि नहीं? ये वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, और ये हमारा रिजल्टेंट R है। तो R बराबर क्या होता है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जो वेक्टर में? तो ये हमारा E प्लस Q का विद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा E माइनस Q का विद्युत क्षेत्र है। E प्लस Q और ये माइनस Q, तो रिजल्टेंट बीच में जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? बीच में आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट E है। अब ध्यान से देखिए, जिस और एंगल बनता है, जिस और एंगल बनता है उधर क्या होता है? क्या होता है जी? जीवन भर ही किया है। जिस और एंगल बनता है cos थीटा, उसका अपोजिट में sin थीटा। 50 बार इस चीज को जब वेक्टर पढ़ रहे थे तब बोले थे, याद है? पढ़े कि नहीं सर? भूल गए, पिटा जाएगा जी। जिस और एंगल बनता है उधर cos थीटा, उसके अपोजिट में sin थीटा। ध्यान से देखिए, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, देखिए प्लस Q आवेश के कारण E प्लस Q का जो वैल्यू होगा इधर, ये होगा E प्लस Q cos थीटा, U प्लस Q cos थीटा, और उसका ऑपोजिट में इधर जो वैल्यू होगा
वो होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। उसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण इधर जो वैल्यू होगा वो होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इधर एंगल बन रहा है, जिस और एंगल बनता है उधर कॉस थीटा होता है, तो एंगल बन रहा है इधर, तो इधर हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और उसका ऑपोजिट में जो हो जाएगा इधर वैल्यू होगा, इधर वो होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा। इधर थोड़ा लिखते हैं ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है। अगर दो विपरीत सदिश रहता है तो क्या होता है? अगर दो विपरीत सदिश रहता है तो क्या होता है? जैसे एक सदिश ऊपर है, दूसरा सदिश नीचे है, तो दो विपरीत सदिश रहेगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। क्या कर देता है? निरस्त कर देता है, कैंसल आउट कर देगा। तो ई प्लस क्यू साइन थीटा और यू माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। और जो आपस में ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ये ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक ही दिशा में है, दोनों क्या है? एक ही दिशा में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना वो होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू साइन थीटा, सॉरी ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में, दोनों में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र आपस में क्या है? इक्वल। अभी देख लीजिएगा इक्वल होगा कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू की जगह भी हम लिख सकते हैं ई प्लस क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है। अरे है कि नहीं? तो यहाँ भी लिख सकते हैं ई प्लस क्यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? एक ई प्लस क्यू कॉस थीटा और एक ई प्लस क्यू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा? 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा। बस इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, डेरिवेशन कंप्लीट है। ई प्लस क्यू का वैल्यू पुट कीजिए और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। अब आधा से ज्यादा को बाउंस गया होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, अब फिगर देख के ही डर गया होगा, एजर बेजर का लिख दिया है मास्टर, अरे बाप रे बाप, ये तो उसमें बुझाइए नहीं रहा, तो बुझाइए नहीं रहा है। अभी मान निकलेगा ना, अभी ये तुमको हम समझा दिए, अब इसको सजा के लिखना पड़ेगा। अभी हम बस समझाने का काम किए हैं, अभी हम इसको लिखाएं कहाँ है? अब शुरू में अगला बार जिस तरह से लिखा तो उस तरह से सजा के लिखना पड़ेगा ना, समझा? तो ये हमारा ई माइनस क्यू है, ध्यान से देखना, ये माइनस क्यू है, ये हमारा क्या बोला? रिजल्टेंट किधर है? इधर है, तो रिजल्टेंट की और एंगल बनेगा और उसके ऑपोजिट में साइन थीटा होगा। रिजल्टेंट हमारा ये लाइन है ना, तो इस और हमारा एंगल बनेगा और उसका ऑपोजिट हमारा क्या है? साइन थीटा होगा। ऑपोजिट किधर है? इधर है ऑपोजिट, एक ये लाइन, एक ये लाइन। चलो भाई एक बार समझा दे या फिर लिखाना शुरू करें? हाँ फटाक से एक बार देख लो, ये एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम बना है। किसका सिस्टम बना है? विद्युत द्विध्रुव का। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, कौन सा बिंदु है? P है, और P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र। अब उसके लिए हमको A से P तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और B से P तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो A से P तक का डिस्टेंस आ गया और B से P तक का डिस्टेंस आ गया। कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। अब प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा जो है धन आवेश से दूर होती है। देखो इस लाइन को आगे बढ़ा दिए तो वो दूर हो गया, और माइनस की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धन ऋण आवेश की ओर होता है। तो इसका एरो देखो इधर है, तो देखो ये बन रहा है कि नहीं? दो ऐसा लाइन। तो जब दो ऐसा लाइन रहता है तो उस स्थिति में जो बीच वाला लाइन होता है वो उसको रिजल्टेंट को बतलाता है, परिणामी को बताता है, परिणामी को रिजल्टेंट बतलाता है। तो यहाँ से ये एक लाइन था और यहाँ से एक दूसरा लाइन था, तो ये हम क्या खींच दिए? बीच से वो लाइन खींच दिए। ये हमको क्या बता रहा है? परिणामी को बता रहा है। क्या बता रहा है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को बता रहा है। अब देखिए उस स्थिति में हम पढ़े थे सदिशों का घटक, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़े थे? सदिशों का घटक।
सदिशों का घटक में हम बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जीवन भर ही वाला काम आएगा बापू, कि जिस और एंगल बनता है उस और cos थीटा होता है और उसका ऑपोजिट में sin थीटा होता है। तो E प्लस क्यू के कारण देखो पहले, तो E प्लस क्यू ये वाला लाइन है, E प्लस क्यू के ऊपर वाला लाइन है, ये वाला है कि नहीं? तो एंगल किधर बन रहा है? इधर। रिजल्टेंट किधर है? ये वाला है, इधर एंगल बन रहा है। किधर बन रहा है? नीचे की ओर। तो इधर एंगल बन रहा है, तो E प्लस क्यू cos थीटा, और उसका ऑपोजिट में कौन वाला लाइन है? ये वाला लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू sin थीटा। क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू sin थीटा। अब देखिए माइनस क्यू के कारण ये वाला जो लाइन है ये E माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र है। किसका विद्युत क्षेत्र? E माइनस क्यू का। जब ये E माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र है तो रिजल्टेंट किधर है? ये वाला लाइन रिजल्टेंट है, ये वाला है कि नहीं? तो उसकी जिस और रिजल्टेंट है उस और जो एंगल बनेगा उधर cos थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू cos थीटा, और उसका ऑपोजिट में ये वाला जो लाइन है ये क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू sin थीटा। अब देखिए एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो एक दूसरे से क्या हो गया? विपरीत हो गया। एक ऊपर दूसरा नीचे, तो एक दूसरे से ऑपोजिट हुआ कि नहीं? ऑपोजिट हो गया, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। वेक्टर में अगर दो सदिशों का दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो वे दोनों सदिश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। कहां पर पढ़े हैं? सदिश में पढ़े हैं, कंपोनेंट्स और वेक्टर में पढ़े हैं। तो एक दूसरे को निरस्त कर देता, और जो एक ही दिशा में होगा वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो रिजल्टेंट में देखिए E प्लस क्यू cos थीटा और ये माइनस क्यू cos थीटा इसी और है, एक ही लाइन में है कि नहीं? तो ये आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये आपस में जुड़ गया। अब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू आपस में क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको E प्लस क्यू का वैल्यू निकालना है और cos थीटा का वैल्यू निकालना है। E प्लस क्यू और cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, हाँ 5 नंबर भाई एकदम सजा समझिए, 5 नंबर उसमें कौन भूल नहीं। P बराबर Q इंटू 2L, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। हाँ, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। हो गया? Q इंटू 2L है। पैराग्राफ चेंज करो, देखो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, Q गुना 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, P है P। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। हाँ? अतः एक बिंदु P है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। हो गया? लिखे कि नहीं? माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। हो गया? अब लिखिए, एक लाइन छोड़ के फिर से लिखिए, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र प्लस के आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। बोलो जी, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? क्या बोलो? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ओह सर आई नो, लेकिन मिस्टेक झापा कहीं। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं भाई? प्लस क्यू आवेश के कारण, मतलब E प्लस क्यू, E प्लस क्यू किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो E प्लस क्यू बराबर के क्यू अपन में आर, आर मतलब दूरी, प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कितना है जी? बी से पी, क्या है जी दूरी? बीपी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? बीपी का स्क्वायर। तो E प्लस क्यू बराबर के क्यू, और बी से पी तक का डिस्टेंस, बीपी का कुछ वैल्यू निकला है? निकला है कि नहीं? तो निकाल दो यहाँ पे, बीपी की जगह क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। होगा कि नहीं? उसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, उस तरह क्या निकालेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण। उसके बाद परिणामी निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे। हो गया, चलिए हो गया। तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये वाला, पहले ये वाला उतार लीजिए साइड में, ये वाला। इसके बाद ये वाला चीज, पाइथागोरस प्रमेय से एपी और बीपी का वैल्यू कैसे आया? प्लस क्यू, रुको, प्लस क्यू आवेश के कारण लिखा है ना? हाँ सुनो, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये वाला उतार लो, और साइड में जो जगह बचेगा ना, उसमें ये वाला लिखो, साइड वाला जगह में। हाँ रफ में इसको करना, साइड में, समझा कि नहीं? चलो तो ये वाला उतार के साइड में, वाला उतार लो। हो गया? हैं? चलो जी फटाफट करो। तो ये प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू के कारण होगा, बस उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। क्या हो तपन बाबू, हो गया आपका गुड मॉर्निंग? है गुड मॉर्निंग बोलता है ना सुप्रभात बोलता है जी? हैं? दोस्त को तो गुड मॉर्निंग नहीं है बोलता होगा, गाली से ही शुरू करता होगा। चलिए तो ये हो गया प्लस क्यू के कारण, वो बोला। चलो हो गया। ये वाला लिखा तो ताक रहा है बांदर। तेरा दिले नहीं है तो चोट कहाँ से लगेगा जी? रहेगा तब ना चोट लगेगा। चलो इस तरह से लिखना है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, क्या जगह? E माइनस क्यू बराबर के क्यू बटा माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या है? एपी का स्क्वायर, तो एपी का स्क्वायर। तो E माइनस क्यू बराबर के क्यू, और एपी का डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E माइनस क्यू बराबर स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। लिख लीजिए, बना दिए। ये क्या आया? माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू के कारण लिखे कि नहीं इन्होंने? अब माइनस क्यू के कारण लिखिए फटाफट, उसके बाद परिणामी लिखना है, उसको सॉल्व करना है।